बेटा, अगर तुमने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें बहुत बुरे सपने दिखाऊंगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हेलो, तो जो माता जी ने कहा है उसका पालन करना है, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है। नमस्ते, वेलकम बैक टू आई एम पॉसिबल, क्योंकि हम कर सकते हैं। बोर्ड की फाइनल डेट शीट आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, फील्डिंग सेट है। तो हमारा साइंस का पेपर कब था? साइंस के हमारा 25 फैब को। तो हमारा जो न्यूट्रिशन था, हरे कृष्णा भूल गया मैं। तो जो हमारा न्यूट्रिशन चैप्टर था गाइस, ये लाइट ना मेरा दिमाग खराब कर रही है। तो हमारा जो न्यूट्रिशन चैप्टर था वो हमने थोड़ा सा कवर कर लिया था। अब हमें कंप्लीट करना है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अपनी NCERT अपने साथ लेके बैठना। AI की तरह बोल सकता हूँ इसमें। देखो अभी दिखाता हूँ। Each organism is updated to its environment। नहीं बोल पाता है। तो guys, each organism is updated to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by organism. अब जो organism है वो अपने environment के प्रति जुड़ा हुआ है। ये लाइट है ना, मेरे पे फोकस करो। तो वो अपने environment के प्रति जुड़ा हुआ है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग। अब जो उनकी फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रोफिक है ऑटोट्रोफिक है, वो उनके टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे हम तो प्लांट से खाना ले सकते हैं, एनिमल से खाना ले सकते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं उनको सनलाइट चाहिए और क्या चाहिए, सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। और हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, वो कैसे ऑर्गेनिज्म अपने पास ले रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, whether the food source is stationary such as grass or mobile such as a deer would allow for difference in how food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion। एग्जाम्पल दे रखा है कि कैसे जो डियर है मोबाइल न्यूट्रिशन शो करता है और कैसे जो हमारा ग्रास है वो स्टेशनरी न्यूट्रिशन शो करती है। तो इसके मैं 1 मिनट रोक लूँ। अब ठीक है गाइस, तो अब मेरे को बोलना पड़ेगा तेज, ठीक है। हेलो हेलो, आवाज़ सुनाई दे रही है? माइक है नहीं मेरे पास गाइस। होप कि मेरे पास मंडे तक जो है माइक आ जाएगा, तो अगली बार से माइक में बोलेंगे, या फिर मैं यूं तुम्हारे लिए तो कुछ भी। 1 सेकेंड रुको। नाउ इट इज ओके। तो मैंने क्या बोला, जो ग्रास है वो फोटोसिंथेसिस शो कर रही है, मतलब उसकी जो मूवमेंट है वो स्टेशनरी है, मतलब वो एक ही जगह खड़ी है। आजा सनलाइट, आजा वाटर, आजा आजा क्लोरोफिल तो है ही, खाना बना देती हूँ, खाना खा गई। अब डियर है, वो बेचारा टुबड़ुक टुबड़ुक टुबड़ुक, अरे घास, वो घास को खाएगा, घास खा ली। कोई और प्लांट है, प्लांट खा लिया, ठीक है। अब शेर है, शेर, ये घोड़ा दिखा, घोड़ा पकड़ के खा लिया। डियर दिख रहा है, जो डियर घास खा रहा है उसको जो है लोयन खा लेता है। तो यही है अलग अलग टाइप्स के, मतलब कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते। तो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में पढ़ना है।
some organism break down the food material outside the body and then absorb it. अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा वगैरह, वो जो फूड मटेरियल होता है उसको अपनी बॉडी के बाहर फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, मतलब तोड़ देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, और उसको बाद अंदर लेते हैं और फिर उसको अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है एसिमिलेट करवाते हैं। अमीबा नहीं गाइस, yeast, mushroom, bread molds. What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म से खाना ऑब्टेन तो कर लेते हैं, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे। अब जैसे मान लो ये पेड़ है, ये अमरबेल सुना है? अमरबेल आई लिपट गई। अब ये जो अमरबेल इसके लिपटी है ना, अमरबेल जो इसके लिपट चुकी है अमरबेल, अब वो अपने इधर से उसके अंदर से खाना खींचेगी। इसी को ही कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने होस्ट से खाना ऑब्टेन करता है उसको कहते हैं हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि लीचेस, टेपवर्म, कसकटा, अमरबेल। How do organisms obtain their nutrition? Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is also different. अब जो उनका खाना खाने का तरीका है वो अलग है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अलग होगा। जैसे हम सेलुलोज नहीं खाते, तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटा है कंपैरेटिवली इन द कंपैरिजन ऑफ गाय भैंस, वो सेलुलोज खाते हैं। गाय भैंस एग्जाम्पल है, सिर्फ यही ऑर्गेनिज्म नहीं है, डियर भी है और काफ़ी सारे हैं। तो वो सेलुलोज खाते हैं, उनको सेलुलोज पचाने के लिए लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, इसलिए उनके पास होता है लार्ज लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन बताया मैंने। फॉर एग्जांपल, अमीबा टेक्स फूड इन यूजिंग टेम्परेरी finger like extension of the cell surface which fuse over the vacuole. Complex systems are broken down. Food vacuole in the particle forming food away or a food vacuole in the food. Inside the food vacuole, complex systems are broken down into simpler ones, which then diffuse into cytoplasm. अब इन्होंने पूरा एमीबा का होलोजोइक न्यूट्रिशन बता दिया है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने माउथ से खाना लेता है, तो एमीबा का होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्होंने इतने से लाइन में बता दिया। क्या? अमीबा एक इनडेफिनेट स्ट्रक्चर के साथ आता है, दो हाथ जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एक्सटेंशंस निकलती है, खाना खाने को बंद कर देती है। ये आई बंद कर लिया। अब फूड वैक्यूल में आ गई, फूड वैक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन होगी, फिर जो सेलुलोज है उसके अंदर वो घूमेगी, मतलब जो न्यूट्रिशन है वो सेलुलोज के अंदर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा जो न्यूट्रिशन उनको मिला है। अब इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है पैरामीशियम का। रिमेनिंग अंडर ये एमीबा का है। अब जो रिमेनिंग बच गया एक्सक्रीटा वो निकल जाता है। In paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has definite shape and food is taken into a specific spot. Food is moved to the spot of movement of cilia which cover the entire surface of cell. अब देखो, पैरामीशियम में एक डेफिनेट शेप है, ये डेफिनेट शेप है, ये है, ये देखो, ये ओरल ग्रूव है जहां से खाना जाएगा। यहाँ पर खाना आया
तो सीलिया के थ्रू वो जो है यहाँ पर उसको करवाएगा। पहले ये जरूरी नहीं है खाना यहाँ पर ही आएगा, यहाँ पर आ गया सीलिया के थ्रू माउथ में आ जाएगा, यहाँ पर सीलिया है, सीलिया के थ्रू माउथ में आ जाएगा। अब माउथ से वो अंदर जाएगा, फिर वो डाइजेस्ट होएगा। यही था हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम एंड अमीबा। ठीक है, अब हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, मेरा फेवरेट टॉपिक इन एनिमल्स, मतलब कि हम। ठीक है, इसमें 4 होते हैं पार्ट। देखो, इंजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब इन सबको शॉर्ट में बताता हूँ पहले, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको लॉन्ग में। इसका जो सारा है मैं अभी 1 मिनट में आएगा। गाइस ये डायग्राम मैंने अपने नोट्स में बना रखा है, तो मैं इससे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये तो रेस्पिरेशन का है, ऐसा ही मैंने आपको अभी दिखाता हूँ डाइजेशन का बना रखा है, देखो। ठीक है, तो मैं आपको अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ, सारा है इसमें, सारा इसमें है गाइस। 5 स्टेप्स है एक्चुअली, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो, दंडवत प्रणाम, सॉरी गाइस। ठीक है, तो पहला है इंजेक्शन, उसके बाद आता है हमारा क्या आता है, 1 मिनट, डाइजेशन आता है, फिर एब्जॉर्प्शन आता है, फिर एसिमिलेशन आता है, फिर आता है एक्सक्रीशन। तो इंजेक्शन में क्या है, कोई खाना बता दो यार तुम, कौन सा खाना खाएं आज, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन? नहीं, आज हम खाएंगे लड्डू। लड्डू ये रहा, लड्डू ये रहा। आहा, बस यही है इंजेक्शन। फूड इज इंजेस्टेड इनसाइड द बॉडी थ्रू माउथ। बस फूड उठाया, खाया, दिस इज इंजेक्शन, खत्म बात, ये टॉपिक आपका खत्म, इंजेक्शन वाला। अब है डाइजेशन। डाइजेशन इज अ वेरी लॉन्ग, ठीक है, डाइजेशन पहले पार्ट में पहुंच गया, बक्कल कैविटी, माउथ जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, बक्कल कैविटी कंटेन्स टीथ, टंग और सलाइवा। ठीक है, अब सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को कौन सीक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। सलाइवरी अमाइलेज का क्या फंक्शन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। मतलब जो स्टार्च है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसको सलाइवरी एमाइलेज से जाएगा, एरो बनेगा, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, मतलब सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब मुंह का खत्म, अब आ गया हमारे ईसोफेगस में। ईसोफेगस ये चीज दिखाता है, इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्सेशन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्सेशन रिलैक्सेशन। इसको हम कहते हैं पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट। पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट क्या होती है, लॉन्ग, अब पहले ईसोफेगस के बारे में पढ़ते हैं। लॉन्ग ट्यूब दैट कनेक्ट्स माउथ टू स्टमक। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब दैट कनेक्ट्स माउथ टू स्टमक इज कॉल्ड ईसोफेगस। ये पूरा जो हमारा स्टमक तक है वो पूरा ईसोफेगस ही काउंट होता है। नो डाइजेशन टेक प्लेस इन इट, ये मेन पॉइंट है, कोई भी डाइजेशन इस पार्ट में नहीं होता है। इट शोज पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट टू पुश फूड डाउनवर्ड्स। ये पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट स्टमक में भी होती है, टू पुश फूड इनसाइड द ड्यूडेनम व्हिच इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट जो होती है, पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट जो होती है कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जिससे, अब देखो आपका एग्जांपल देता हूं, ये है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स हुआ, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, और ये अंदर चला गया पेट के।
यही होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब हमारा आता है तीसरा पार्ट, जो कि है स्टमक। Stomach is not this, stomach is this, which is a J-shaped organelle located in the left side of the body. Food remains here for 3 to 4 hours and get churned. अब फूड आ गया इसोफेगस से, अब आ गया स्टमक में। स्टमक में आ चुका है फूड। यहाँ से 3 से 4 घंटे तक जो फूड है वो स्टमक में रहेगा। स्टमक इधर होता है, स्टमक में रहेगा और डाइजेस्ट होगा। अब स्टमक की वॉल जो होती है, गैस्ट्रिक वॉल, वो उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक वॉल के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि सिक्रीट करते हैं तीन नहीं, इसमें बहुत गलतियां कर रहा हूँ, मुझे माफ करना, लेकिन मैं करेक्ट भी कर दे रहा हूँ। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। गैस्ट्रिक वॉल, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक तो कॉमन है, ग्लैंड से वॉल ना, वॉल से ग्लैंड, ग्लैंड से जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में होते हैं 3 कंपोनेंट्स, म्यूकस, HCl, पेप्सिन। अब म्यूकस क्या होता है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को बनाता है, जिससे जो HCl का एसिडिक एक्शन है वो प्रिवेंट हो जाए। क्योंकि HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि हमारे पेट को तो खत्म कर देगा, जला देगा, लेकिन हमारा पेट इसलिए बचा हुआ है क्योंकि उस पे म्यूकस की इनर लाइनिंग है, जिससे जो HCl का एसिडिक एक्शन है वो हमारे पेट पे नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है HCl। HCl का काम क्या है? HCl का मेन काम है एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन हमारे गैस्ट्रिक जूस का ही एक कंपोनेंट है, जिसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? एसिडिक मीडियम की। तो वो ही एसिडिक मीडियम जो है हमारा HCl पेप्सिन को प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, और HCl का एक और काम होता है, जो हमारे फूड के साथ बैक्टीरिया गया, मोतीचूर का लड्डू खाया, उसके अंदर मान लो कोई बैक्टीरिया था, अब वो HCl जो है ना, मोतीचूर के लड्डू तो पीछे भेज देगा, लेकिन वो जो बैक्टीरिया है ना उसको खत्म कर देगा। तीसरा आता है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम का एक फंक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है। और प्रोटीन्स, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन्स की डाइजेशन में काम करता है। प्रोटीन्स जब पेप्सिन एंजाइम से जाएंगे तब वो पेप्टोन्स बनाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा। पेप्सिन एंजाइम के थ्रू जब प्रोटीन जाते हैं वो बनाते हैं पेप्टोन्स। प्रोटीन्स, पेप्सिन एंजाइम, पेप्टोन्स। गैस्ट्रिक स्फिंक्टर मसल रेगुलेट movement of food slowly from small stomach to small intestine. गाइस ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे, मैंने ज़्यादा लिख रखा है। अब ये भी समझ लेते हैं गैस्ट्रिक स्फिंक्टर क्या होता है। हमने तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सुनी थी, अब ये गैस्ट्रिक स्फिंक्टर ही कर रहा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन स्टमक। अब स्टमक से जो खाना है उसको कहाँ जाना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में जाएगा गैस्ट्रिक स्फिंक्टर के थ्रू। एक और काइम होता है एक सेमी डाइजेस्टेड और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड विद मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूसेस। अब मोतीचूर का लड्डू खाया, उसमें मान लो कोई आर्टिफिशियल ऑरेंज कलर था, वो सेपरेट हो गया है हमारे और मोतीचूर के लड्डू से। अब उसका क्या होगा? तो उसी को ही हम कहेंगे काइम। काइम है अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड विच मिक्स विद गैस्ट्रिक जूसेस। अब जो हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस है ना, उसके साथ वो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस मिक्स हो जाएगा। अब आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ऑर्गन्स हमारे एंजाइम सीक्रेट करते हैं, लिवर और पैनक्रियास। अब लिवर क्या होता है? ये लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। लिवर
सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि बाइल जूस सिक्रीट करता है। लिवर लिवर के अंदर होती है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट सिक्रीट करती है बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। सबको पता है बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। अब बाइल जूस एक येलो फ्लूइड होता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इट डू नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो होता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं कंटेन करता है। अब बाइल जूस का एक ही काम है। अब देखो, मान लो हमने मोतीचूर का लड्डू खाया, पेट में पहुंच गया। अब जो एसिडिक मीडियम बना ना, पेप्सिन एंजाइम काम करा। बाइल जूस का नेचर होता है बेसिक। बाइल जूस जो होता है वो हमारे एक्सेस एसिड जो फूड के साथ आ रहा है। अब हमारे स्टमक में तो थी म्यूकस, तो स्टमक के साथ तो बच गया, स्टमक तो बच गया, लेकिन वो जो एसिडिक फूड हो चुका है वो जब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब जो बाइल जूस है वो उसको एल्कलाइन में चेंज कर देता है, मतलब बेसिक नेचर में चेंज कर देता है। ठीक है, फिर से समझ लो। स्टमक में गया फूड, उसमें एक्ट किया HCl एंजाइम ने। HCl से फूड हो गया एसिडिक। अब एसिडिक से जाएगा वो ड्यूडेनम में। हमारे स्टमक में तो थी म्यूकस जो HCl से प्रोटेक्ट करती, ड्यूडेनम में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जो बाइल जूस है वो सिक्रीट होगा और उस खाने को बेसिक बना देगा, एल्कलाइन बना देगा। एक और काम है इसका। बाइल जूस जो होता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। बिग फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर वंस में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा बाइल जूस, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल से याद रख लो फैट्स और बाइल काफी रिलेट कर रहे हैं, मेरे लिए तो कर रहे हैं, आपका नहीं पता। अब आता है हमारा पैंक्रियाज 3 एंजाइम्स करता है। 3 एंजाइम, पेप्सिन का जुड़वा भाई ट्रिप्सिन, जो काम भी वही करता है, जुड़वा है, काम भी वही करेगा। दूसरा लाइपेज। बाइल जूस ने जो इमल्सिफाइड फैट्स बनाए ना, उसको तोड़ने का काम करता है लाइपेज। अब आखिरी है अमाइलेज हमारे माउथ में भी था, लेकिन यहां पर भी है। तो जो माउल्टोज बना उसको वो कन्वर्ट करेगा शुगर में नहीं, ग्लूकोज में, जिससे एनर्जी आएगी। ठीक है, जिससे एनर्जी आएगी। फिर से देख लो, जो हमारे प्रोटीन्स ने पेप्टोन्स बना दिए थे, वो ट्रिप्सिन से जाएगा तो वो बनेगा एमिनो एसिड्स। प्रोटीन से पेप्टोन्स जो है वो ट्रिप्सिन से जाएंगे और एमिनो एसिड बन जाएंगे। एमल्सिफाइड लाइपेज से जाएंगे और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएंगे। एमल्सिफाइड से फैटी एसिड तो आ गया एमल्सिफाइड फैट से। एक और याद रख लो, ग्लिसरॉल कहाँ से जाएंगे, लाइपेज से जाएंगे। अब माल्टोज और शुगर जो है, स्टार्च जो है, वो जब एमाइलेज से जाएगा तब बनाएगा वो ग्लूकोज। एमाइलेज तो हमेशा ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स का सिंपल में। जो माल्टोस और स्टार्च हैं उनको ब्रेक करके ग्लूकोज बनाने का काम करता है अमाइलेज। गाइस, मेरे हिसाब से हो जाएगा, हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर में। ठीक है, अब walls or small intestine also secrete intestinal juices which complete process of digestion all types of food compounding converted into liquid emulsion। ये important नहीं है। After completion of digestion, carbohydrate converted into glucose, protein converted into amino acid और fat converted into fatty acid and glycerol। ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप which is absorption। अब ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होते हैं मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे होते हैं, जो कि विलाई कहलाए जाते हैं। विलाई क्या होता है, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। वो रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज है, जिसकी वजह से जो हमारे एब्जॉर्ब हुआ न्यूट्रिएंट वो हमारी बॉडी में अच्छे से पहुंच पाता है।
अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो हमारे लैक्टियल्स से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, विच आर कैरिड बाय लिम्फ वेसल टू ब्लड। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत रखना। अब आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, जो छोटा है। फ्रॉम लिवर एब्जॉर्ब फूड एंटर इनटू ब्लड एंड विद सर्कुलेशन इट रीचेस टू ऑल बॉडी। अब कुछ मैसेज आया शायद, कोई बात नहीं। अब जो लिवर से एब्जॉर्ब फूड है वो हमारे ब्लड विद सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। इजेशन लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप है, ध्यान से सुन लो। अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इजेशन में आता है लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन में आता है। डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन भी आता है, एब्जॉर्प्शन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। अब लास्ट में इजेशन मतलब एक्सक्रीशन, जिसमें आएगा हमारा क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो इनसॉल्यूबल बच गया वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर पानी और सोल्ट्स जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मैटर बचता है वो हमारे सेमी सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज फीकल मैटर। खाना लास्ट में जो एब्जॉर्ब पार्ट था, जो अनडाइजेस्टेड था, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में गया, उसमें से भी हमने वाटर और सोल्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब जो लास्ट में बचा सेमी डाइजेस्टेड वेस्ट, वो सेमी सॉलिड वेस्ट, वो होता है हमारा एक्सक्रीटा। अब वो जो है उसको हम कहते हैं फीकल मैटर। फीकल मैटर गेट स्टोर्ड इन रेक्टम एंड गेट एक्सक्रीटेड थ्रू एनएस। रेक्टम में जो हमारा फीकल मैटर है वो स्टोर होता है, उसके बाद वो एनस से सिक्रेट आउट हो जाता है। एग्जिट ऑफ फीकल मैटर थ्रू एनस इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। अब एनल स्फिंक्टर का जो एक्सक्रीशन है हमारे एनस से, वो एनल स्फिंक्टर कंट्रोल करता है। रफेज जो है, रफेज भी आया है, रफेज हेल्पिंग प्रमोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ बाउल्स एंड डिफेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक पॉइंट और सुन लो, लार्जेस्ट एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट होता है फैट। फैट जो होता है हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, इसलिए बोलते हैं चिकन वगैरह खाना, लेकिन हम तो नहीं खाते। फास्टेस्ट एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, अब जो लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा एनर्जी जो देता है वो तो है हमारा फैट्स। अब जो सबसे जल्दी एनर्जी देता है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। गाइस ये डाइजेशन का डायग्राम है, इसको अच्छे से रख लेना, ये पहले भी पेपर में आया हुआ है, मैंने देखा था। तो यही थी हमारी वीडियो, होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। थैंक यू, बाय बाय।